हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक मास्टर पर। तो कैसे हैं आप सभी? और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही होगी। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी सबसे पहला चैप्टर संसाधन और विकास नाम के चैप्टर को। तो संसाधन और विकास में हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे और पूरा एग्जाम ओरिएंटेड हमारा मटेरियल होगा जो कि एनसीईआरटी बुक पे बेस होगा। एनसीईआरटी ही क्यों? क्योंकि जो भी बोर्ड एग्जाम या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम भी होते हैं तो उसमें सबसे पहला प्रेफरेंस एनसीईआरटी की ही होती है। जो उसमें क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी के बेस पे ही आते हैं। तो चलिए उसी को बेस बना करके हम लोग पढ़ेंगे और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे सामने इस चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। तो संसाधन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम चैप्टर के बारे में जानेंगे कि संसाधन क्या होता है। संसाधन का मतलब होता है कि वो सभी वस्तुएं जिनसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जिससे हमारी आवश्यकता पूर्ण होती है, वही हमारा संसाधन है। क्या है? आवश्यकता। आवश्यकता पूरी हो। ठीक है, पहला शर्त तो ये हुआ संसाधन होने के लिए आवश्यकता को पूरा करेगा तभी हमारा संसाधन होगा। क्या आवश्यकता पूरा करने वाला हर चीज संसाधन होगा? तो ये बात जानने के लिए हमें आपकी एनसीईआरटी की सबसे पहले पेज की कुछ लाइनों को पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद हम बता पाएंगे कि क्या ऐसा हम कह सकते हैं या नहीं। तो जैसे ही आप पढ़ेंगे आप पाएंगे कि इसके साथ साथ कुछ और शर्तें भी हैं जो संसाधन शब्द को परिभाषित करते हैं। वो कौन से शब्द हैं? तो पहला है कि आवश्यकता पूर्ण करे, दूसरा है कि उस संसाधन के लिए उचित प्रौद्योगिकी यानी कि तकनीक का निर्माण हो चुका हो, यानी कि उचित तकनीक मौजूद हो। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान लीजिए कोई संसाधन है और हमें उस कोई खनिज है और वो जमीन के नीचे दबा पड़ा है। ठीक है, हम मान लिए दबा पड़ा है और उसको निकालने के लिए हमारे पास कोई तकनीक न हो तो हम क्या करेंगे? उस संसाधन का प्रयोग कर पाएंगे? तो आपका जवाब होगा नहीं जी, हम उस संसाधन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो यही इसका मतलब हुआ कि अगर तकनीक मौजूद होगी तभी हम उस संसाधन का प्रयोग कर पाएंगे और तभी वो हमारी आवश्यकता पूरी कर पाएगी और तभी वो हमारे संसाधन की श्रेणी में आ पाएगी। तो चलिए तीसरे शब्द की बात करते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में है। प्रौद्योगिकी के साथ क्या होना चाहिए? आर्थिक रूप से संभाव्य हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए हमें कोई खनिज मिला और उस पूरे खनिज का जो मूल्य है वह निकलने के बाद लगभग 10 लाख के करीब होगा, लेकिन हमें उस पूरे खनिज को बाहर निकालने के लिए लगभग 12 लाख रुपए के करीब लगते हैं। तो क्या हम उस संसाधन को, उस खनिज को बाहर निकालना चाहेंगे? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हम जितने में निकाल रहे हैं उससे कम ही हमें प्राप्त हो रहा है, यानी कि हमारा नुकसान हो रहा है। तो इस चीज को भी देखते हुए हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि तब ये हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हम इसका ही प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा संसाधन नहीं होगा। अगर ये फुलफिल करता है तो ही हमारा संसाधन होगा। अगला पॉइंट क्या है? अगला ये है कि सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई संसाधन मिला, हमें कोई खनिज मिला, कोई धातु मिली और वो हमारे अयोध्या राम मंदिर के ठीक नीचे दबा पड़ा है। तो क्या हमारी भारत सरकार उस खनिज को निकालना चाहेगी? तो जवाब होगा कि इससे हमारे देश में काफी विद्रोह की भावना पैदा हो सकती है, क्योंकि उस संसाधन या खनिज को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले तो मंदिर को तोड़ना पड़ेगा और तभी वो संसाधन बाहर निकल पाएगा। तो ये नहीं किया जा सकता
और इसलिए इस संसाधन को, उस संसाधन को भी हम नहीं निकालेंगे और उससे भी हमारी आवश्यकता नहीं पूरी होगी तो वो भी हमारा संसाधन नहीं होगा। तो संसाधन होने के लिए ये 4 मुख्य बातें हैं जो ज़रूरी हैं। क्या? कि वो हमारी आवश्यकता को पूर्ति करे, साथ ही उस संसाधन के लिए उचित उचित प्रौद्योगिकी यानी तकनीक मौजूद हो, साथ ही साथ आर्थिक रूप से संभाव्य हो, ठीक है। अगला है सांस्कृतिक रूप से मान्य भी होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बात करेंगे हम आपसे पूछेंगे कि क्या हम मनुष्य भी एक संसाधन हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होना चाहिए कि जी, मनुष्य भी एक संसाधन ही है और पेड़ पौधे भी एक संसाधन है, ठीक है। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपकी एनसीईआरटी की किताब में कुछ इस तरीके के चित्र बनाए गए हैं, तो आपको देख करके ये नहीं सोचना है कि ये तो एक ट्रायंगल है और इसको हम मैथ में पढ़ेंगे, तो मैथ में नहीं है, इसको यहाँ पे ही पढ़ना है। और यहाँ पे लिखा है मानव, मानव के साथ ही साथ यहाँ पे लिखा है प्रकृति, और यहाँ पे लिखा है क्या? प्रौद्योगिकी यानी कि तकनीक। यहाँ पे लिखा है संस्था। इन सभी का आपस में मेल है, ठीक है। कैसे मेल है आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो मनुष्य है, जो मानव है, वह प्रकृति से संसाधन को लेकर के उचित तकनीक का प्रयोग करके उसको निकालता है और उसको निकाल करके संस्थाओं में के साथ साझा करता है और इससे उसे आर्थिक रूप से लाभ होता है। आर्थिक रूप से वो विकसित होने के लिए इन सभी चक्र का बार बार प्रयोग करता है, ठीक है। तो यही संबंध है इन चारों चीजों में, ठीक है। अब बात करेंगे आगे। देखिए, आगे बात करेंगे हम संसाधनों के प्रकार की। संसाधन, कई तरह के संसाधन होते हैं और उनको अलग अलग आधारों पे विभाजित किया गया है, क्योंकि विभाजित हम किसी भी चीज को इसलिए करते हैं ताकि वह पढ़ने समझने में आसान हो सके। तो चलिए हम इसको भी आसान बनाने के लिए बांट देते हैं कई आधारों के आधार पर, ठीक है। तो पहल हमारा ये देखिए, प्रकार में हम क्या देखेंगे? प्रकार में सबसे पहला जो आधार होगा वह क्या होगा? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। चलिए, संसाधन के प्रकार किस आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है। उत्पत्ति का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति का मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु या तो निर्मित होगी और या तो कभी निर्मित ही नहीं होगी। यानी या तो किसी वस्तु का जन्म हुआ होगा या तो जन्म नहीं हुआ होगा। मतलब कि अगर जन्म हुआ है तो क्या है? वो जन्म हुआ है तो उसका अंत भी होगा, यानी वो सजीव है, ठीक है। सजीव है तो हम उसे जैव संसाधन के नाम से जानेंगे। चलिए, दूसरी ओर बात करेंगे जिसका जन्म ही नहीं हुआ, यानी कि वो कभी मरेगा भी नहीं, तो उसमें जीने और मरने की बात कहाँ से आई? जब ये दोनों नहीं हो रहा है तो वो क्या है? निर्जीव है, और निर्जीव है तो उसे हम लोग अजैव संसाधन बोलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से संसाधन हुए? पहला ये हुआ जैव संसाधन, ठीक है। दूसरा हुआ अजैव संसाधन, अजैव संसाधन, ठीक है। जैव संसाधन में क्या आ जाएगा? मनुष्य, पेड़ पौधे और भी सभी चीजें जो कि जीवित हैं और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, वो सभी जैव संसाधन के अंतर्गत आएंगे। अजैव में क्या आएगा? पेट्रोलियम। क्यों? क्योंकि इसका कोई जीवन नहीं, ये बिल्कुल निर्जीव है, ठीक है। तो जो भी चीजें आप निर्जीव में देखें जिसमें जीवन न हो,
वो सभी चीजें जिनसे हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं वो अजैव संसाधन के अंतर्गत आएगा। तो आशा करते हैं ये आधार आपको समझ में आया होगा, ये दोनों प्रकार आपको समझ में आए होंगे। अब बात करेंगे अगले आधार की, जो है समाप्यता के आधार पर संसाधन। समाप्यता का मतलब क्या होता है? समाप्यता का मतलब ये हुआ कि समाप्त होना। समाप्त होने का मतलब कि कोई भी वस्तु समाप्त हो गई, यानी कि वो समाप्त होने वाली है या कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। तो इसका मतलब एक तो ऐसा संसाधन होगा जो हमारे प्रयोग के आधार पर जैसे जैसे हम उसका यूज करेंगे वो समाप्त होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और वहीं दूसरी ओर एक ऐसा संसाधन होगा जो हम कितना भी यूज करते जाएं, कितना भी उसका प्रयोग करते जाएं, वो कभी समाप्त ही नहीं होगा। तो इस आधार पर फिर से हमारे सामने दो तरीके के संसाधन होते हैं, एक होता है नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय। एक होता है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। नवीकरणीय में क्या आता है? जो संसाधन कभी समाप्त न हो, कभी समाप्त न हो, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या आएगा? जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये दोनों, जैसे सौर ऊर्जा सूर्य से, पवन ऊर्जा हवा से, ये दोनों कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं, इसलिए ये नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे। अगला बात करें अनवीकरणीय के अंतर्गत क्या आएगा, या इसका मतलब क्या हुआ कि वे जब संसाधन समाप्त होने वाले हो, यानी कि ऐसे संसाधन जो समाप्त हो सकते हैं, यानी कि समाप्त हो सकता है, ठीक है। इसके अंतर्गत आएगा हमारा पेट्रोलियम, कोयला, जो कि हमारे प्रयोग के आधार पर ये निर्भर करेगा हम कितनी तेजी से उसका प्रयोग कर रहे हैं, और जितनी ही तेजी से हम लोग उसका प्रयोग करेंगे वो उतनी ही तेजी से हमारे अस्तित्व से खत्म होता जाएगा, यानी कि वो समाप्त होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि उसका यूज करने के लिए हमारे पास वो संसाधन मौजूद ही नहीं रहेगा। तो चलिए आगे की तरफ बातों को बढ़ाते हैं और अगला प्रकार देखते हैं। अगला आधार है हमारा स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पे संसाधन के प्रकार, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आ रही होंगी। और स्वामित्व का मतलब क्या होता है, क्यों हम इस आधार पे संसाधनों को बांट रहे हैं? तो स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार। स्वामित्व का मतलब होता है स्वामी या मालिक। किसी भी वस्तु का कौन मालिक है इस आधार पे तय होगा कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो कोई वस्तु किसी व्यक्ति की निजी होगी, यानी व्यक्तिगत होगी, तो ऐसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आएंगे। वहीं बात करें कुछ ऐसे वस्तु होंगे जो उस पूरे समुदाय, पूरे ग्रुप, पूरे समूह, पूरे गांव के लोगों को द्वारा यूज किए जा रहे होंगे, उस पे पूरे गांव का अधिकार होगा, तो उस संसाधन को हम सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत डालेंगे। कुछ ऐसे संसाधन होंगे जो जिस पर पूरे देश के लोगों का अधिकार होगा, पूरे देश के लोग उस वस्तु से अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे होंगे, तो उस संसाधन को हम राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत रखेंगे। अगला और आखिरी संसाधन आता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधन जो किसी एक देश द्वारा उससे अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं की जाती, उसकी उसका प्रयोग करने के लिए हमें कुछ अलग अलग देशों द्वारा बनाए गए संस्थाओं से अनुमति लेनी पड़ती है।
तो चलिए एक एक करके बात करेंगे। यानी कि हमें बातों से ये पता चला कि ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से? पहला है व्यक्तिगत। पहला व्यक्तिगत संसाधन, जिसके अंतर्गत क्या आ सकता है? जिसके अंतर्गत बैंक खाता, ठीक है? फिर मोबाइल फोन आ सकता है और भी बहुत सी सारी चीजें जो आप खुद अपने नियमित जीवन में प्रयोग कर रहे होंगे। चलिए दूसरे नंबर पे आता है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक, इसके अंतर्गत क्या आ सकता है? जो आपके गांव के सभी लोग प्रयोग कर रहे हो। तो इसके अंतर्गत तालाब, ठीक है? गांव में जो सरकारी हैंडपंप और भी बहुत सारी चीजें जो आपके गांव के सभी लोगों का अधिकार हो उस वस्तु पे, किसी का निजी न हो, ठीक है? अगला है हमारा राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है? राष्ट्रीय संसाधन में क्या आ सकता है? जिस पर सभी पूरे देश का, ठीक है, पूरे देश का अधिकार हो। तो आप बोलेंगे कि सड़क यातायात, यानी कि सड़कों पर कोई भी जा सकता है, हमारे देश का कोई भी नागरिक सड़कों पर जा सकता है। रेलवे यातायात, रेल यातायात यानी रेलवे में कोई भी जा सकता है। तो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत हम बोलेंगे कि रेल यातायात, सड़क यातायात, वन्य जीव अभयारण्य, यानी कि जैसे चिड़ियाघर हो गया या फिर जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, वन्य जीव, ठीक है? साथ ही हमारी तट रेखा से यहाँ पे देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये हमारा भारत का दक्षिणी तटीय सीमा, ये हमारी पूर्वी तटीय सीमा, ये हमारी पश्चिमी तटीय सीमा और ये हमारी पूर्वी तटीय सीमा। मान लीजिए ये हमारा तटीय रेखा है और इस रेखा से बाहर की ओर 12 समुद्री मील, समुद्री मील क्या होता है? जैसे आप दूरी, छोटी दूरी को किलोमीटर में नापते हैं, वैसे ही हम समुद्र में दूरियों को समुद्री मील के एक यूनिट से नापते हैं। तो 12 समुद्री मील तक हमारे तट सीमा से दूरी तक समुद्र में पाए जाने वाले खनिज भी हमारे राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि 12 समुद्री मील। इसके अंतर्गत जो भी खनिज मिलेंगे, जो भी संसाधन मिलेंगे, वो उस देश के होंगे जिसके तट सीमा से 12 समुद्री मील की दूरी पर वो संसाधन होगा। चलिए बात करेंगे इसमें सबसे आखिरी संसाधन की, जो होगा अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। मैंने आपको बताया अंतरराष्ट्रीय के अंतर्गत वो संसाधन आएंगे जिसका प्रयोग किसी एक देश द्वारा नहीं किया जाएगा। उसका, अगर किसी देश को उसका प्रयोग करना है तो उसके लिए अलग अलग देशों द्वारा बनाए गए सम्मिलित संस्था से मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो वो संसाधन क्या है? जैसे उदाहरण के तौर पे किसी देश के तटरेखा से 200 समुद्री मील की के एरिया में आने वाले वो सभी क्षेत्र जहां पर खनिज पाए जाते हैं, उसमें से अगर कुछ संसाधनों का या खनिजों का प्रयोग हमें करना है तो हमें उन्हीं संस्थाओं से जाकर के मंजूरी लेनी पड़ेगी। यानी कि कितनी दूरी तक? 200 समुद्री मील, ठीक है? आशा है ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अगर समझ में आ चुकी हैं तो एक बार देखिए, फिर बस बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए तो अब तक हमने 3 आधारों पर संसाधन के प्रकार देख लिए। अब देखेंगे चौथा आधार, जो कि है हमारा विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के प्रकार। इस आधार पर, और ये आधार हमारा सबसे अंतिम आधार होगा विकास के स्तर के आधार पे। ये थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे,
विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो इसमें भी संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, तो चारों को एक-एक करके देखते हैं। पहला जो प्रकार है हमारा वह यह है संभावी संसाधन। संभावी संसाधन, ये कैसा संसाधन है? ऐसे संसाधन जो हमारे देश में मौजूद तो हैं, लेकिन पूर्ण रूप से हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे राजस्थान और गुजरात में पाए जाने वाले सौर और पवन ऊर्जा स्रोत, जिसका हम पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर रहे हैं, वह हमारे संभावी संसाधन के अंतर्गत आएंगे। यानी कि उपयोग जो है हमारा इस संसाधन का वर्तमान में पूर्ण रूप से नहीं किया जा रहा है, पूर्ण रूप से नहीं किया जा रहा है, वही होगा हमारा संभावी संसाधन। दूसरा होगा हमारा विकसित संसाधन। विकसित संसाधन, तो विकसित संसाधन क्या है? ऐसे संसाधन जो हमारे देश में पूर्ण रूप से विकसित है और वर्तमान में हम उन संसाधनों का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से संसाधन आएंगे? तो इसके अंतर्गत जैसे पेट्रोलियम आ जाएगा, कोयला आ जाएगा। तो कैसे संसाधन है? वर्तमान में हम उसका पूर्ण उपयोग कर रहे हैं, पूर्ण रूप से क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं जी। ठीक है, बातें समझ में आ चुकी। इसके अंतर्गत पेट्रोलियम आएगा और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। तीसरा प्रकार हमारा होगा क्या? तीसरा होगा भंडार संसाधन। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है? ऐसे संसाधन जो हमारे देश में मौजूद तो हैं, लेकिन उसकी प्राप्ति करने के लिए हमारे पास उचित तकनीक की कमी है, इसलिए हम उस संसाधन की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ऐसी भी बात है। तो क्या है? वर्तमान में मौजूद तो है, ठीक है, लेकिन तकनीक मौजूद नहीं है, इसलिए उसका हम उपयोग भी प्रयोग भी नहीं कर पा रहे। चौथा जो प्रकार है, चौथा प्रकार है हमारा, तीसरा हमारा भंडारण, चौथा प्रकार हमारा है संचित कोष। संचित कोष, देखिए संचित कोष भी भंडार संसाधन का ही एक हिस्सा है। इसमें क्या बोला जाता है कि ऐसे संसाधन जो हमारे देश में पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन उनका हम उपयोग अभी नहीं कर रहे हैं, इसका उपयोग हम अपने भविष्य के लिए कर सकते हैं। यानी कि हम इसका उपयोग कब करेंगे? हम इसका उपयोग अपने भविष्य में करेंगे, वर्तमान में हम इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आशा है कि ये संसाधन के प्रकार आपको समझ में भी आए होंगे। एक बार देख लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं। अब संसाधन के सारे प्रकारों को हमने एक एक करके कवर कर लिया और आशा है कि सारे प्रकार, सारे टाइप, सारे आधार आपको समझ में आ चुके होंगे। और अगर समझ में आ गए हैं तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? तो बोलेंगे जी बिल्कुल बढ़ सकते हैं। और क्या है हमारा अगला टॉपिक? संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास, सभी चीजों के विकास के साथ साथ हम लोग एक बार संसाधनों के विकास को भी देखेंगे और उसकी चर्चा करेंगे। तो क्या है कि संसाधन, हम पूछें आपसे कि संसाधन आपको कैसे मिला है, तो आप बोलेंगे कि जी संसाधन तो हमें प्रकृति से ही मिला है। ठीक है, तो क्या संसाधन के लिए आपको कुछ आपने प्रकृति को दिया था उसके बदले? तो आप बोलेंगे नहीं, हमने तो नहीं कुछ दिया था। तो आप बोल सकेंगे कि संसाधन तो हमें प्रकृति से फ्री का मिला है। तो फ्री का मिला है तो हम बोल सकते हैं कि प्रकृति द्वारा दी गई एक मुफ्त की संपत्ति है संसाधन। ठीक है,
संसाधन मनुष्य द्वारा भी बनाया जाता है। आप बोलेंगे कैसे? तो सड़कें कौन बनाया है? बोलेंगे मनुष्य। क्या सड़कें संसाधन है? तो अभी हमने बात किया राष्ट्रीय संसाधन है। क्यों? क्योंकि वो हमारी आवश्यकताएं पूरी करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने में आसानी हो पाती है। ठीक है, बात करेंगे साइकिल की। साइकिल क्या है? साइकिल को भी मनुष्य ने ही बनाया है और साइकिल भी एक तरीके का संसाधन ही है। तो क्या आप बोल सकते हैं कि संसाधन को मनुष्य भी बनाता है? तो जी बिल्कुल। आपने लोहे को पीट करके एक कुदाल बना दिया, एक फावड़ा बना दिया, वो भी क्या है? एक संसाधन है। ठीक है, बात करेंगे आगे की तरफ बात करेंगे तो हमारे देश में जो संसाधन है, कुछ लोगों ने लालच या किसी और बात में आकर के उनका उपयोग बहुत ही अंधेधुंध तरीके से कर दिया, जिससे हमारे देश में संसाधनों की आज कमी होने लगी है। हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए एक समस्या बन चुकी है कि क्या वो इस संसाधन का आने वाले समय में उपयोग कर पाएंगे या फिर किताबों में केवल देखकर पढ़कर ही रह जाएंगे। तो कौन-कौन से वो चीजें हैं जिसको देख करके हमें ये सब सोचना पड़ रहा है? तो देखिएगा, अंधाधुंध तरीके से संसाधनों का प्रयोग करने से हमें क्या-क्या नुकसान हुए हैं, क्या-क्या हानियां हुई हैं, जिसमें पहला है कुछ लालची व्यक्तियों के अंधाधुंध प्रयोग से संसाधनों की कमी हो गई है। पहला, लालची व्यक्तियों के अंधाधुंध प्रयोग से संसाधन की कमी हो गई है। संसाधन की क्या हो गई है? कमी हो गई है जी। ठीक है, कमी हो गई है तो क्या हुआ? अभी तो बहुत सारे संसाधन है, तो ऐसा नहीं है। हमें केवल अपना ही नहीं देख करके चलना है, हमारे आने वाले भविष्य में पीढ़ियों को भी देख करके चलना है कि ताकि वो लोग भी इस संसाधन का उपयोग कर सकें। तो चलिए अगले बात पर चलते हैं। अगला जो है वो दूसरा क्या है? दूसरा नुकसान क्या है इस अंधेधुंध प्रयोग से? इस क्या जो दूसरा पॉइंट ये है कि जो संसाधन है हमारे समाज में एक असामान्य तरीके से वितरित हो गया है। असामान्य तरीके से वितरण का मतलब ये हुआ कि समाज में इस वितरण से दो अलग-अलग वर्ग बन गए हैं। कैसे? एक ऐसा वर्ग है जिसके पास संसाधन का अत्यधिक मात्रा आ चुका है और एक ऐसा वर्ग है जिसके पास संसाधन का कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ है, लगभग ना के बराबर चीजें प्राप्त हैं। तो क्या-क्या वर्ग बने? तो आप बोलेंगे कि जिसके पास अधिक वस्तुएं हैं, अधिक संसाधन मौजूद है, वो अमीर वर्ग के नाम से जाना जाता है और जिसके पास कम संसाधन मौजूद हैं, वो गरीब वर्ग के नाम से जाना जाता है। तो बात करते हैं संसाधन का असामान्य वितरण, और इससे क्या बना? इससे दो वर्ग बने, गरीब और अमीर। अमीर के पास ज्यादा संसाधन होगी और गरीब के पास कम संसाधन होगा। ठीक है, बात से समझ आ रही होगी। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट कहता है कि संसाधन के बहुत तेजी से उपयोग करने से, बहुत अंधाधुंध तरीके से प्रयोग करने से हमारे पारिस्थितिकी तंत्र, हमारे इकोसिस्टम, हमारे पर्यावरण को बहुत ही गंदे तरीके से हानि पहुंच रही है। कैसे? संसाधन के प्रयोग से कैसे हमारे पर्यावरण को हानि पहुंच रही है? तो हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कि पेट्रोलियम, कोयले, इन सभी का उपयोग हम हाईली मतलब कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं। ठीक है, हमने करना शुरू कर दिया। फिर उससे निकलने वाले, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं, या फिर जहां भी हम उसका प्रयोग करेंगे धुएं तो निकलेंगे ही, और उन धुओं से हमारा पर्यावरण दूषित होगा। ठीक है, दूषित हो गया, मान लीजिए दूषित होने के साथ साथ तापमान में भी वृद्धि होगी। ठीक है, मान लिया। इसके साथ ही साथ हमारे समताप मंडल में स्थित जो ओजोन परत है, O3 के नाम से जिसे हम जानते हैं, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। रक्षा क्यों करता है भैया? किस चीज से रक्षा करता है? तो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, वह अगर हमारी सतहों पर पड़े, हमारे स्किन पर पड़े, तो हमें
त्वचा संबंधित कैंसर भी हो सकते हैं। अच्छा, ऐसी बात है। तो बिल्कुल इन सभी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ हम पादप जगत में बात करें, हम पेड़ पौधों को संसाधन के रूप में उपयोग करते हैं। बहुत ज्यादा उपयोग करने से उसकी पेड़ पौधों की कटाई हम बहुत ज्यादा कर देते हैं, तो क्या होता है, फिर से पर्यावरण को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और हानियां बढ़ती ही जाती हैं। इसके साथ फिर मृदा के साथ गलत होने लगता है, मृदा अपरदन शुरू हो जाता है। और यहाँ पे देखिए, संसाधन का अंधाधुंध प्रयोग, अंधाधुंध उपयोग, इससे क्या होता है, इससे पर्यावरण को हानि होती है। मैंने बता दिया किस किस तरीके की हानि होती है। हमारी पर्यावरण को हानि, पेड़ पौधों की कटाई से मृदा अपरदन, तापमान में वृद्धि, ओजोन परत में छिद्र, ये सभी कारण है इस संसाधन के अंधाधुंध तरीके से तेजी से उपयोग के करने से। इसके लिए हमें जरूरी है कि इन लालची लोगों को से हमारे संसाधन को बचाना, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसका उपभोग कर सकें। संसाधनों का एक समाज में सामान्य तरीके का वितरण, ताकि ये जो अलग अलग वर्ग आ रहे हैं, अमीर और गरीब जैसे, इनका निर्माण न हो सके। सबके पास एक समान तरीके के संसाधन हो। ठीक है, हम संसाधन का इतना तेजी से और अंधाधुंध तरीके से प्रयोग करने में ये न भूल जाएं कि हमारा पर्यावरण हमें सुरक्षा प्रदान करता है और हमारी भी यह कर्तव्य है कि हम भी उसे सुरक्षा प्रदान करें। तो एक समन्वय बना के चलना पड़ेगा पर्यावरण से और हमारे संसाधन प्रयोग की गति से। ठीक है, आशा करते हैं ये बातें आपको समझ में आई होंगी। और मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके एग्जाम में भी बहुत ही अच्छे तरीके से पूछी जाती हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास, ये क्या होता है भैया, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्या होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसा विकास करें जिससे हमारे पर्यावरण को भी कोई हानि ना हो, साथ ही साथ आने वाली पीढ़ियों को भी कोई हानि ना हो। तो समझ में आया कैसा विकास करना है। विकास इस तरीके का हो, डेवलपमेंट इस तरीके का हो जिससे क्या क्या चीजें न हो, किन किन चीजों पर असर न पड़े, गलत असर न पड़े, तो हमारे पर्यावरण पे, और दूसरा भविष्य की पीढ़ियों पे। भविष्य की पीढ़ियों पे इन दोनों पे गलत असर नहीं पड़ना चाहिए, हमें ऐसा विकास करना है। ठीक है, इस सतत पोषणीय विकास का मतलब यही हुआ। आशा करते हैं यही बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, समझ में आ चुकी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे सम्मेलन की बात करते हैं जो सतत पोषणीय विकास को एक एजेंडा 21 बना करके स्वीकृति प्रदान की। और वो सम्मेलन क्या है, रियो डी जेनेरा। ये कौन सा सम्मेलन है भैया, देखिए, रियो डी जेनेरा सम्मेलन, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हमने मान लिया रियो डी जेनेरा एक सम्मेलन है। तो बताइए कब हुआ था, तो जून 1992 में। कहाँ हुआ था, ब्राजील में एक स्थान है जिसका नाम यही है, रियो डी जेनेरा, और इसी के आगे हम सम्मेलन लगा दिए तो ये सम्मेलन हो गया। तो ये कहाँ हुआ था, ब्राजील में हुआ था जी, ब्राजील में हुआ था। कब हुआ था बताएंगे, जून 1992 में।
ठीक है। जून 1992 में ये सम्मेलन हुआ था। कितने देश लगभग पार्टिसिपेट लिए थे, कितने देश इसमें भागीदार थे? लगभग 100 से भी ज्यादा देश। ठीक है, कितने देश? 100 से भी ज्यादा देश। ठीक है, इसका मुद्दा क्या था, मुख्य पर्पस क्या था? एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान करना। ठीक है, और एक उद्देश्य ये था कि सतत पोषणी विकास को आगे बढ़ाना। ठीक है, अब बात करेंगे जो इसमें मुख्य पर्पस की बात की गई, एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान करने की बात की गई। तो एजेंडा 21 क्या है? बात आती है एजेंडा 21। इसको स्वीकृति तभी प्रदान करी गई जब रियो डी जेनेरो सम्मेलन 1992 जून में ब्राजील में रियो डी जेनेरो नाम के एक स्थान पे, शहर में आयोजित किया गया था। तो एजेंडा 21 में क्या बोला गया था? इसका मुख्य पर्पस और इसमें जो बातें कही गई, ये कही गई कि हर एक स्थानीय क्षेत्र का एक एजेंडा 21 होना चाहिए। और इसका मुख्य पर्पस क्या था? मुख्य पर्पस यही था कि सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देना, कि हम संसाधन का सतत पोषणीय तरीके से विकास करें, हम अपने पर्यावरण का भी ध्यान दें, हम अपने आने वाले पीढ़ियों का भी ध्यान दें, और इस तरीके से हम कुछ विकास करें। तो इस एजेंडा 21 का यही मतलब था। आशा करते हैं ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वह यह है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन की बात करेंगे। तो संसाधन नियोजन के बारे में बात करेंगे। संसाधन नियोजन का मतलब हम समझेंगे। पहले संसाधन नियोजन का मतलब ये हुआ कि संसाधनों का सभी जगहों पर समान वितरण, ताकि सभी लोगों तक और सभी क्षेत्रों में सभी संसाधनों का सम्मिलित रूप एक समान रूप से वितरित हो सके। एक समझिएगा इस बात को, जैसे हमारा भारत देश बहुत ही बड़ा और संसाधन विविधता वाला देश है, यानी कि अलग अलग तरीके के संसाधन अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में हमें कोयले और खनिज देखने को मिलते हैं। भारी मात्रा में ये संसाधन वहां पे पाए जाते हैं। वहीं बात करें अरुणाचल प्रदेश की, बात करें तो यहाँ पे हमें जल संसाधन की भरपूर उपलब्धता हमें देखने को मिलती है। लेकिन वहीं मूल संसाधन यानी लोग यहाँ पर कम रहते हैं, आबादी यहाँ की कम है। क्यों कम है? क्योंकि ये एक ठंडा प्रदेश है। हमारे भारत देश का सबसे पूर्वी जो प्रदेश है वह अरुणाचल ही प्रदेश है। चलिए आगे, जैसे राजस्थान और गुजरात में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की अधिकता है। सौर और पवन ऊर्जा की अधिकता है, लेकिन यहाँ पे जल संसाधन की कमी है। तो आपने देखा कैसे एक जगह पे एक संसाधन बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जा रहा है, वहीं पे एक अति महत्वपूर्ण संसाधन की कमी हो जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके के संसाधनों की प्रचुरता है और अलग अलग तरीके के संसाधनों की कमी है। तो क्या कोई व्यक्ति या कोई विशेष क्षेत्र किसी एक या दो संसाधनों की प्रचुरता या किसी एक या दो संसाधनों के पर डिपेंड होकर के अपना जीवन निर्वाह कर सकता है?
बाकी सभी संसाधनों की अनुपलब्धता में? तो आपका जवाब होगा नहीं। उसके लिए तो सभी तरीके की संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो कैसे पड़ेगी? तो कैसे हम उसका उपयोग कर पाएंगे जब इस किसी एक क्षेत्र में एक विशेष तरीके के संसाधन मौजूद हैं और अन्य तरीके के महत्वपूर्ण संसाधन मौजूद नहीं है। तो उसी के लिए हमने लाया संसाधन नियोजन, जिससे हम यह नियोजित करके हम सभी क्षेत्रों में, सभी प्रदेशों में, सभी व्यक्तियों तक सभी संसाधन मुहैया कराने तक की बात रखते हैं और एक सामान्य वितरण का के जरिए हम सभी तक सभी तरीके के संसाधन को उपलब्ध कराते हैं। यही होता है हमारा संसाधन नियोजन। अब बात करेंगे हमारे भारत देश में संसाधन नियोजन की प्रक्रिया के चरणों की, कौन-कौन से चरणों में हमारी संसाधन नियोजन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। तो देखिए, भारत में संसाधन नियोजन इसके मुख्य चरण हैं, कुछ चरणों द्वारा ये प्रक्रिया को किया जाता है। पहला जो चरण है, सबसे पहले चरण में क्या आता है? सबसे पहले चरण में तो यही आएगा कि सबसे पहले किसी प्रदेश या क्षेत्र में उपस्थित सभी संसाधनों की तालिका या लिस्ट तैयार करेंगे कि उस विशेष क्षेत्र में या प्रदेश में कौन-कौन से संसाधन पाए जा रहे हैं, ठीक है? उसके बाद देखेंगे कि उसकी मात्रा कितनी है और उस संसाधनों की गुणवत्ता कैसी है। ये सभी चीजें हमें पता करनी होगी, यानी कि संसाधन की तालिका बनाएंगे और तालिका में क्या-क्या दर्शाएंगे? उसकी मात्रा और उसकी गुणवत्ता। गुणवत्ता का मतलब यहाँ पे क्वालिटी से है और मात्रा का मतलब यहाँ पे क्वांटिटी यानी अमाउंट से है, ठीक है? इन दोनों चीजों का अनुमान लगाने के बाद बात आती है दूसरे चरण की। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम ये करेंगे कि संसाधन को प्राप्त करने के लिए उचित तकनीक की और उचित संसाधनों का उपयोग करेंगे, यानी कि उचित तकनीक, उस तकनीक और उस संसाधन को निकालने के लिए कौन-कौन से स्किल की जरूरत है और उस संसाधन के लिए कौन-कौन से संस्थाओं की जरूरत है, उन तीनों चीजों को संसाधन के लिए प्रौद्योगिकी, फिर कौशल मतलब होता है स्किल और अगला है संस्थाएं। इन तीनों चीजों का एक ऐसा ढांचा बनाएंगे जो कि हमारे इस चरण में का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे हम संसाधन को प्राप्त कर सकते हैं और प्राप्त करने के बाद ही हम इसको नियोजित कर पाएंगे अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग लोगों तक, अलग-अलग क्षेत्रों में इसका वितरण कर पाएंगे सामान्य तरीके से। तो दूसरा क्या चरण है? प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थाओं का एक महत्वपूर्ण ढांचा तैयार करना। तीसरा क्या है? संसाधन विकास संसाधन विकास जो समूह है और राष्ट्रीय समूह में संसाधन विकास जो संस्था है और राष्ट्रीय विकास संस्थाओं में एक समन्वय स्थापित करना। तो ये मुख्य जो 3 चरण थे, वो भारत में संसाधन नियोजन के 3 मुख्य चरण हैं, जिसके जरिए भारत में संसाधन नियोजन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। तो आशा करते हैं ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। आगे की ओर कैसे बढ़ेंगे? तो हम आपको बताएंगे कि एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि क्या किसी क्षेत्र विशेष में किसी संसाधन की अधिकता होने के कारण वह प्रदेश या क्षेत्र विकास की श्रेणी में आ जाएगा, या कोई ऐसा क्षेत्र जिसमें संसाधन न होने के कारण हम उसे बोल देंगे कि वह विकासशील है। तो यह बात कुछ विशेष मापदंडों पर आधारित है। तो बात को समझेंगे यहाँ पे। देखिए, संसाधन प्रचुर क्षेत्र और संसाधन
ये संसाधन प्रचुर है और ये संसाधन प्रचुर नहीं है, तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर देखेंगे। तो अब क्या आप यह कह सकते हैं कि यह प्रचुर है तो ये विकसित होगा और ये प्रचुर नहीं है तो ये विकासशील होगा? तो ये बात कहने के लिए हमें दो मुख्य चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। पहला, प्रौद्योगिकी, और दूसरा, संस्थाएं। किसी भी क्षेत्र में संसाधन की केवल मौजूदगी से ही हम ये नहीं बता सकते कि वो प्रदेश या क्षेत्र विकसित है या नहीं है। अगर उस प्रदेश या क्षेत्र में संसाधन के साथ साथ उस संसाधन के लिए उचित प्रौद्योगिकी और उस प्रौद्योगिकी के साथ साथ उचित संस्थाएं भी मौजूद हैं, तो हम ये जरूर बोल सकते हैं कि वो विकसित होगा। अगर ऐसा नहीं है तो हम उसे विकसित की श्रेणी में नहीं रख सकते। आशा है ये बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो संसाधन के साथ साथ क्या जरूरी है, उसके लिए उचित प्रौद्योगिकी और संस्थाएं। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, और बात को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम कहाँ पे पहुंचेंगे, इस वीडियो के लास्ट पॉइंट, संसाधन संरक्षण। ठीक है, संसाधन संरक्षण। आशा करते हैं कि संरक्षण शब्द का मतलब आपको पता होगा। नहीं पता है तो चलिए बताते हैं। संरक्षण का मतलब होता है बचाव। बचाव किस चीज से बचाव, किसका बचाव? संसाधन का बचाव। संसाधन का बचाव क्यों करना है? क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ियां इस संसाधन से कहीं वंचित न रह जाएं, इन संसाधन के उपयोग से वंचित न रह जाएं। और किस चीज से बचाना है? बचाना इस चीज से है कि हमारे पर्यावरण पर जो हानियां पहुंच रही हैं वो हानि न हो। इस चीज से हमें अपने संसाधन का संरक्षण करना है। तो संसाधन का संरक्षण क्यों करना है? भविष्य की पीढ़ियों के लिए, साथ ही साथ पर्यावरण के लिए। ये दो मुख्य पॉइंट हैं जिसको देखते हुए हम संसाधन के संरक्षण की बात करते हैं। तो हमें किन से संसाधन के संरक्षण की बात करनी है? तो ऐसे व्यक्ति जो हमारे समाज में संसाधनों को लेकर के लालची हैं, जो बहुत ही तेजी से अंधाधुंध तरीके से संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, तो किन से हमें बचाना है? हमें बचाना उन लोगों से है जो कि क्या हैं? लालची हैं। ठीक है, इस संसाधन संरक्षण के लिए बहुत सारे नेताओं ने कुछ बातें रखी। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात महात्मा गांधी जी की है। और उन्होंने ये बोला था कि उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि किसी की भी आवश्यकता पूर्ति के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। क्या? किसी की आवश्यकता पूर्ति के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तो लालची व्यक्तियों के लिए कोई भी वस्तु नहीं है, ऐसा हमारे महात्मा गांधी जी का कहना था। लेकिन आवश्यकता पूर्ति के लिए हमारे पास सब कुछ है। वहीं दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा था, किसी का पेट भरने के लिए हमारे पास सब कुछ है, लेकिन किसी का पेटी भरने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तो उसी के साथ इन्होंने ये भी बताया था कि उन्होंने कुछ लोगों को यह जिम्मेदार ठहराया था कि जो संरक्षण नहीं हो पा रहा है उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है। पहला तो यही लालची व्यक्ति, लालची और स्वार्थी व्यक्ति, जो केवल अपना ही स्वार्थ देखते हैं, आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी नहीं सोचते हैं और ना ही हमारे पर्यावरण के बारे में सोचते हैं। तो ये भी जिम्मेदार हैं कि हमारा संसाधन संरक्षण नहीं हो पा रहा है। दूसरा जो जिम्मेदार है वह प्रौद्योगिकी एवं संस्थाओं में होने वाले शोषण, ये दोनों बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार हैं
इस चीज़ के लिए कि हमारे देश में संसाधन का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। अगर इन दोनों चीज़ों को हम सुधार लें तो हमारे देश में जो इस संसाधन का संरक्षण है वो बहुत ही बेहतर तरीके से हो पाएगा। आशा करते हैं ये वीडियो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ चुकी होगी और हम आपको बता दें कि जो अगला वीडियो होगा इसी चैप्टर का अगला पार्ट होगा और उस वीडियो में हम भूमि संसाधन की बात करेंगे। ठीक है, तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई को जारी रखते रहिए। धन्यवाद।